हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेल्फ स्टडी वाला। मैं हूं गरिमा और आज हम देख रहे हैं 3 मार्च का करंट अफेयर्स। यह जो करंट अफेयर्स सीरीज है ये स्पेसिफिकली यूपी पीसीएस के प्रीलिम्स एंड जो वनडे एग्जाम्स हैं उनके लिए डिज़ाइन की गई है। यह हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है और इसकी पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स। आज का पहला टॉपिक है हमारा कि जो जीडीपी का जो बेस ईयर है उसमें चेंज हुआ है। जो पहले 2011-12 था उसको चेंज करके 2022-23 कर दिया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि नया बेस ईयर कौन सा है। दूसरी बात आपको जो ध्यान रखनी है कि किसने इसे ये जो चेंज किया है ये किसने किया है, तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, तो हिंदी में कहेंगे इसे सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय। यह क्वेश्चन भी प्रीलिम्स में पूछा जाता है कि किसने इसे चेंज किया है। तो जनरली क्या होता है, जैसे 2011-12 है तो अब 2011-12 था, तो अब जो नया हमारा जो बेस ईयर है वो 2021-22 होना चाहिए था, है ना। लेकिन यहाँ पर लग गया हमारा नॉर्मलसी रूल या फिर इसे कहते हैं सामान्यता का नियम। इसमें क्या होता है कि जो भी हम बेस ईयर लेंगे, क्योंकि वो बेस ईयर है तो वो ऐसा होना चाहिए कि कोई स्थिर वर्ष हो, स्टेबल ईयर हो, है ना। उसमें कोई मेजर शॉक्स या मेजर घटनाएं नहीं होनी चाहिए। तो आपको ध्यान होगा तो जो 2020-21 वाले वर्ष थे वो कोविड पेंडेमिक के ईयर्स थे, है ना। तो इसलिए हमने 21-22 को ना लेके उससे एक साल बाद जब इकोनॉमी थोड़ी स्टेबल हो गई थी तो 2022-23 को क्या लिया है, जीडीपी के आधार वर्ष के रूप में लिया है। तो हमने ईयर देख लिया, हमने देख लिया कि कौन इसको चेंज करता है। ये वाला जो चेंज किया है ये 8वें नंबर का चेंज है ना। इतिहास में ऐसा पहले 7 बार हो चुका है, अब की बार 8वीं बार हुआ है। और इससे पहले 2015 में बेस ईयर चेंज हुआ था। जो 2011-12 किया गया था वो 2015 में किया गया था। तो अब जो 22-23 किया गया है 2026 में, तो 11 साल के बाद ये जो अपडेट है ये हुआ है। तो अपडेट होने के बाद क्या चेंज आएगा, तो अगर हम प्रीवियस 2011-12 को ही बेस मान के अपनी जीडीपी निकाल रहे थे तो आ रही थी 7.4%, लेकिन अब हमने बेस ईयर चेंज कर दिया तो जीडीपी की ग्रोथ हमें दिख रही है 7.6%। तो ये थोड़ा सा चेंज आएगा। इसके साथ हमने मेथड में भी चेंज किया है, कार्यप्रणाली में भी चेंज किया है। तो जो पहला हमारा सिस्टम था वो सिंगल डिफ्लेशन पे था, अब हमने उसको डबल डिफ्लेशन पे शिफ्ट कर दिया है। इसका क्या मतलब है इसे समझते हैं। तो देखिए, जो पहला वाला जो इंडेक्स था हमारा, जो बेस ईयर था, वो जो था इनपुट और आउटपुट दोनों के लिए एक ही इंडेक्स यूज करता था, है ना। और एक ही डिफ्लेशन यूज करता था। मीन्स इसका क्या मतलब है कि अगर मान लीजिए कि इनपुट के प्राइस तो कम हो गए, है ना, लेकिन आउटपुट के प्राइस बढ़े हुए हैं, तो हमें जो नेट पता चलेगा तो हमारी उसकी जो कीमत है, जो हमारा प्रोडक्ट है उसकी कीमतें हमें बढ़ी हुई दिखाई देंगी। लेकिन एक्चुअल में तो जो रॉ मटेरियल था, इनपुट था, उसके प्राइस कम हो गए थे ना। तो हमें जो लास्ट फाइनल आउटपुट जो हमें मिला उसमें हमें पता ही नहीं चलेगा कि इनपुट के प्राइस कम हुए थे या ज़्यादा थे, क्योंकि हम तो ओवरऑल सेंस में देख रहे हैं, है ना। लेकिन अब क्या है, ये इसे अलग अलग कर देगा। इसके लिए अलग देखेगा इनपुट के लिए और आउटपुट के लिए अलग देखेगा। तो 2 डिफ्लेशन मेथड्स को यूज कर रहे हैं, तो इसे कह रहे हैं डबल डिफ्लेशन। ठीक है, तो यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग और एग्रीकल्चर, है ना, विनिर्माण और कृषि क्षेत्र में डबल डिफ्लेशन को लागू किया गया है। इसी के साथ एक दूसरा चेंज किया गया है, सप्लाई एंड यूज टेबल्स। ठीक है, तो जो नई सीरीज है उसमें सप्लाई एंड यूज टेबल्स बनाई जाएंगी। इसका क्या मतलब है, आपको ध्यान होगा कि जो हम जीडीपी, आपने अगर इकोनॉमिक्स पढ़ी है तो जीडीपी निकालने के कुछ मेथड्स होते हैं, है ना। तो एक तो हम प्रोडक्शन से निकालते हैं, एक हम एक्सपेंडिचर से निकालते हैं। तो जब क्या होता है जनरली कि दोनों तरह से जीडीपी निकालने में कुछ डिस्क्रिपेंसी आती है। डिस्क्रिपेंसी मीन्स कि कुछ अंतर आ जाता है ना। उसके आंकड़े, प्रोडक्शन के आंकड़े अलग होते हैं, एक्सपेंडिचर वाले आंकड़े अलग होते हैं, लेकिन कायदे से तो दोनों चीज़ें सेम होनी चाहिए। ठीक है, तो अब उन्होंने क्या कहा कि हम टेबल बनाएंगे कि सप्लाई कितनी हुई है और यूज कितना हुआ है ना, आपूर्ति कितनी हुई है और उपयोग कितना हुआ है आपका जो मटेरियल है। तो उसके आधार पे फिर ये टेबल बनाई जाएंगे और फिर उन टेबल्स को मैच करके लास्ट में देख लिया जाएगा, है ना। तो आसानी हो जाएगी कि जितना प्रोडक्शन हुआ होगा, सप्लाई हुई होगी, उतना ही एक्सपेंडिचर
हुआ होगा, है ना। तो इन डिस्क्रिपेंसीज को दूर करने के लिए हमने ये एसयूटी भी लेकर आया है। ओके, क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है? तो पहला तो यही पूछ लिया जाएगा कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टेटिस्टिक्स ने 2011-12 से बढ़ा के 22-23 कर दिया, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा है कि जो बेस ईयर है ये नया बेस ईयर इसलिए सिलेक्ट किया गया है क्योंकि महामारी के बाद यह अपेक्षाकृत स्थिर वर्ष था, है ना, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। और तीसरा है कि यह जो रिवीजन है ये पहली बार हुआ है इंडिपेंडेंस के, तो ये गलत है। हमने देखा ये 8वीं बार हुआ है ना। तो हमारा पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा सही है, तो आंसर हमारा बनेगा ए। दूसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है कि इसमें से कौन डबल डिफ्लेशन मेथड को ठीक से बताता है? तो इसमें है कि इट सेपरेटली एडजस्ट इनपुट प्राइसेस एंड आउटपुट प्राइसेस यूजिंग मल्टीपल प्राइस इंडेक्स, है ना। तो ये एकदम ठीक है। ये सिंगल प्राइस इंडेक्स को यूज़ नहीं करता जैसे पहले वाला करता था ना, एक WPI को यूज़ करता था इनपुट और आउटपुट दोनों के लिए, तो हमें कुछ इन्फ्लेशन के बारे में पता नहीं चलता था, है ना। तो ये क्या करेगा, इनपुट के लिए अलग, आउटपुट के लिए अलग, तो 2 डिफ्लेशन मेथड्स को यूज़ करेगा, तो आंसर बनेगा हमारा बी। नेक्स्ट है हमारा एक नतांज, है ना। नतांज साइट को आपको ध्यान रखना है कहाँ पर है, ये आपसे पूछी जा सकती है, ठीक है। तो हम पहले पढ़ चुके हैं कि यूएस और इजराइल ने ईरान में जो ऑपरेशंस किए हैं उनके नाम है एपिक फ्यूरी एंड रोरिंग लॉइन। तो उसके बाद क्या हुआ, वो कुछ साइट्स पे भी अटैक कर रहे हैं ना। तो ईरान ने आरोप लगाया था IAEA के पास कि जो USA है और इजराइल ने जो नतांज फ्यूल एनरिचमेंट प्लांट है ईरान का, उस पे अटैक किया है, ठीक है। तो ये है कि आपसे पूछा जा सकता है कि नतांज अभी हाल ही में चर्चा में रहा, किस लिए फेमस है? तो ईरान का भूमिगत यूरेनियम संवर्धन केंद्र है, ठीक है। ईरान की साइट है, यूरेनियम का संवर्धन करती है, एनरिचमेंट करती है, मीन्स उसकी कंसेंट्रेशन बढ़ाती है, और अंडरग्राउंड में है ना। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अमेरिका ने इसको मना किया, IAEA कहता है कि IAEA ने जांच की तो पता चला कि नहीं हुआ, फिर बाद में IAEA कहता है कि नहीं, थोड़ा बहुत डैमेज हुआ था। तो हमें क्या ओवरऑल इस जो पॉलिटिकल डिफरेंसेस चल रहे हैं यहाँ नहीं जाना, हमारे से तो एग्जाम में बस एक ही क्वेश्चन बन सकता है कि नतांज हाल ही में चर्चा में रहा, तो ये क्या है, ठीक है। तो क्वेश्चन मैंने ऐसे बनाया है कि नतांज फ्यूल एनरिचमेंट प्लांट चर्चा में था, तो कौन से कहाँ स्थित है, तो आंसर बनेगा ईरान। हालांकि इसमें गलती हो गई है, मैंने क्वेश्चन में ही दे दिया है ना जल्दी में कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम के संबंध में है, तो ऑब्वियसली ईरान में ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट है एक और रशिया यूक्रेन वॉर के संदर्भ में एक ड्रुजबा पाइपलाइन जो है वो भी चर्चा में आ रही है। इसे फ्रेंडशिप पाइपलाइन भी कहा जा रहा है, ठीक है। तो आपसे ये क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में कि ड्रुजबा पाइपलाइन कहाँ से कहाँ तक जाती है या कौन से इलाके में है, मतलब आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, ठीक। तो क्या हुआ कि इसमें जो ड्रोन स्ट्राइक्स चल रही थी रशिया यूक्रेन के बीच में, तो उसमें ये पाइपलाइन थोड़ी सी डैमेज हो गई, फिर उसकी रिकवरी नहीं हो पा रही थी। तो हंगरी और स्लोवाकिया ने यूक्रेन पे आरोप लगाए कि वो रिपेयर नहीं करा रहा इसको, ठीक है। और यूक्रेन चाह रहा था कि जो इस पाइपलाइन, क्योंकि ये रशिया से आती थी, तो इसको यूज़ करना बंद कर दिया जाए और एक जो डिफरेंट पाइपलाइन है उसको यूज़ किया जाए। तो इस तरह की बातें चल रही थी, लेकिन हाल ही में क्या हुआ है, ये जो पाइपलाइन है पूरी तरह से स्टॉप हो गई है, मतलब अब इससे तेल जो है एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा रहा है, ठीक। तो हमारे लिए काम का क्या क्या है, तो सबसे पहले तो इस पाइपलाइन को देखेंगे कहाँ से कहाँ तक जाती है ना। एक और जो दूसरी पाइपलाइन यूक्रेन और EU चाह रहे हैं कि जो स्लोवाकिया और हंगरी हैं वो नई पाइपलाइन को यूज़ करें, तो वो उसका नाम आपको ध्यान रखना है, एड्रिया पाइपलाइन, ठीक है। तो इसका नाम आपको ध्यान रखना है। तो जो हमारी ड्रुजबा पाइपलाइन है वो कहाँ से जाती है, रशिया से, ठीक है। तो रशिया में है एक अल्मेंत्सेयेव, तो ये जगह है तातरास्तान में। तो वहाँ से ये स्टार्ट होती है और तकरीबन 4000 किलोमीटर की है। विश्व की जो सबसे लंबी पाइपलाइंस हैं उनमें से एक है, और कुछ इस तरह से है, मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ देखिए जो ड्रुजबा पाइपलाइन है वो रशिया से आ रही है,
बेलारूस के बाद ये वाई जैसी शेप में बाइफरकेट हो जाती है। एक पार्ट उसका पोलैंड में चला जाता है और पोलैंड से होते हुए जर्मनी में चला जाता है, और दूसरा भाग जो है वो स्लोवाकिया से होते हुए हंगरी, क्रोएशिया और प्राग तक जाता है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, मतलब आपको पूरे लोकेशन नहीं ध्यान रखनी है ना, बस आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि जो ड्रुजबा पाइपलाइन है वो उसका संबंध किससे है, रशिया यूक्रेन वॉर से है, रशिया से निकलती है, बेलारूस वगैरह। तो हल्का सा माइंड में आइडिया होना चाहिए। ओके, ये जो पाइपलाइन है ये 1960 में बनी थी, जब सोवियत संघ हुआ करता था, है ना। तो इसका नाम ही है जो फ्रेंडशिप, ड्रुजबा का मीनिंग होता है फ्रेंडशिप। तो फ्रेंडशिप पाइपलाइन है, मतलब ये उस समय जो सोवियत यूनियन था, है ना, उसकी फ्रेंडशिप को शो कर रही थी, ईस्टर्न ब्लॉक की फ्रेंडशिप को शो कर रही थी। तो लेकिन अब ये फ्रेंडशिप ज़्यादा फ्रेंडशिप रही नहीं है, दुश्मनी में बदल गई है। तो हमें क्या ध्यान रखना है कि बस थोड़ा इस रीजन, है ना। तो क्वेश्चन क्या बन सकता है कि ड्रुजबा पाइपलाइन हाल ही में चर्चा में रही, कहाँ पर है, तो है ये तात्रास्तान, रशिया में। ठीक है, नेक्स्ट है लूनार इक्लिप्स। होली का त्यौहार है और आपने लिखा कि इस होली पर क्या पड़ रहा है, चंद्र ग्रहण पड़ रहा है ना। तो चंद्र ग्रहण क्या होता है इसको थोड़ा सा समझेंगे। तो जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है तो चंद्रमा पर उसकी छाया पड़ने लगती है और इसको हम कहते हैं चंद्र ग्रहण। ठीक है, या लूनार इक्लिप्स। ये कब होता है, जब तीनों जो बॉडीज हैं वो एक सीधी रेखा में हो। ठीक है, इसे सिजगी की अवस्था भी कहते हैं। ठीक, सीधी रेखा में होंगी तभी ये ब्लॉक कर पाएगी। अगर अर्थ या मून ऊपर या नीचे होगा तो ये इसको ब्लॉक नहीं कर पाएगी। ठीक है, और ये होगा कब, क्योंकि आप जानते हैं कि ये तभी होगा जब अर्थ बीच में आएगी, मतलब जो चंद्रमा है वो सामने की तरफ होगा, और चंद्रमा जब पृथ्वी के एकदम सामने होता है तो उसको क्या बोलते हैं, फुल मून। ठीक है, पूर्णिमा की रात। तो हमेशा जो चंद्र ग्रहण है वो पूर्णिमा की रात को ही लगता है, फुल मून नाइट पे ही लगता है। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि हर महीने की पूर्णिमा पर चंद्र ग्रहण क्यों नहीं होता। तो उसका कारण ये है कि जो चंद्रमा की ऑर्बिट है वो पृथ्वी की ऑर्बिट से 5 डिग्री टिल्टेड है ना, उन दोनों में 5 डिग्री का अंतर है। तो ज़्यादातर क्या होता है कि ये सूर्य है, ये पृथ्वी है, तो चंद्रमा या तो ऊपर की साइड होगा या 5 डिग्री नीचे की साइड होगा, सामने नहीं आ पाता एकदम सीधा। तो जब भी तीनों एक सीध में आएंगे, एक सिजगी बनेगा, है ना, तभी ही चंद्र ग्रहण लगेगा। तो जैसा कि आप यहाँ पे डायग्राम में देख पा रहे हैं कि ये सूर्य है, ये पृथ्वी है और ये चंद्रमा है। तो जैसे ही पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ गई तो पृथ्वी ने ब्लॉक कर दिया कि अब सूर्य का प्रकाश चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाएगा और चंद्रमा पे हो गया अंधकार, है ना। अंधकार नहीं होता, हमें यहाँ से चंद्रमा काला नहीं दिखता, लाल दिखता है, उसे ब्लड मून कहते हैं, उसे भी समझेंगे अभी। ठीक है, उससे पहले हम समझते हैं चंद्र ग्रहण होते कितने प्रकार के हैं। लेकिन उसे भी समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा अम्ब्रा और पेनम्ब्रा क्या होता है। तो देखिए, जैसे ही पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आई तो आपको चंद्रमा के चारों ओर ये ग्रे रीजन दिख रहा होगा, है ना। तो इस रीजन में क्या किया, पृथ्वी ने सूर्य के प्रकाश को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया, है ना। अब बिल्कुल प्रकाश नहीं आ पा रहा, तो इस रीजन को हम कहते हैं अम्ब्रा। और जब पृथ्वी क्या करे कि सूर्य के प्रकाश को ब्लॉक तो करे लेकिन पूरी तरह से ना करे, कि कुछ कुछ प्रकाश साइड में से अपवर्तन परावर्तन के द्वारा कहीं ना कहीं से पहुंच रहा है। तो यहाँ देखिए जो ये लाइट ग्रे रीजन है ना, तो यहाँ पर प्रकाश पूरा तो नहीं पहुंच रहा, ब्लॉक तो हो रहा है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल नहीं पहुंच रहा, तो उसे हम कहते हैं पेनम्ब्रा। तो अम्ब्रा और पेनम्ब्रा के आधार पर जो चंद्र ग्रहण है वो 3 तरह का होता है। सबसे पहला है टोटल लूनार एक्लिप्स। ठीक है, टोटल लूनार एक्लिप्स या पूर्ण चंद्र ग्रहण वो कब होता है, जब जो हमारा चंद्रमा है पूरी तरह से अम्ब्रा में होगा, है ना, मतलब पृथ्वी उसे पूरी तरह से ढक लेगी। तो ऐसी स्थिति में ये लाल रंग का दिखाई देता है। ठीक, अभी समझते हैं ये लाल क्यों दिखाई देता है, पहले सारे देख लेते हैं कि कितने प्रकार का होता है। दूसरा होता है पार्शियल लूनार एक्लिप्स या आंशिक चंद्र ग्रहण। वो कब लगता है कि जब जो हमारा चंद्रमा है वो आधा तो होगा अम्ब्रा में और आधा होगा पेनम्ब्रा में। तो जो अम्ब्रा वाला भाग है वो दिखता ही नहीं, वो काला दिख रहा होता है, और सिर्फ पेनम्ब्रा वाला भाग दिख रहा होता है। तो हमें जो चंद्रमा है वो कुछ इस तरह से आधा कटा हुआ सा दिखाई देता है, जो सेकंड इमेज है जिसे आप देख पा रहे होंगे, है ना। फिर तीसरा आता है पेनम्ब्रल लूनार एक्लिप्स। इसमें क्या होता है, जो चंद्रमा है वो पेनम्ब्रा में होता है, मतलब कि पृथ्वी ने उसकी
कुछ रोशनी, सूर्य की रोशनी ब्लॉक कर दी, लेकिन कुछ तो अभी भी पहुंच रही है ना, तो चंद्रमा हमें ऐसे भद्दा सा दिखाई देगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं दिखाई देगा। जैसे आप देखो कि पार्शियल लूनार एक्लिप्स में चंद्रमा की एक साइड बिल्कुल नहीं दिखाई दे रही है ना, लेकिन पेनम्ब्रल लूनार एक्लिप्स में हमें चंद्रमा दिखाई देता है, लेकिन थोड़ा सा भद्दा सा दिखाई देता है ना, उसकी चमक थोड़ी कम होती है। तो अब है ये कि ब्लड मून का कॉन्सेप्ट क्या है ना। ब्लड मून मतलब लाल रंग का चंद्रमा क्यों दिखाई देता है, तो उसके दो कारण आपको ध्यान रखने हैं। एक है रेले स्कैटरिंग और एक है रिफ्रैक्शन। रेले स्कैटरिंग में क्या होता है कि जो पृथ्वी है वो आपने स्कैटरिंग पढ़ी होगी कि जब भी जो हमारा लाइट है वो किसी चीज से टकराती है तो टकरा के फैल जाती है ना। तो जो पृथ्वी का जो एटमॉस्फेयर है वो नीले रंग को तो बहुत ज्यादा स्कैटर कर देता है, ठीक है, बहुत ज्यादा प्रकीर्णित कर देता है, लेकिन लाल रंग को प्रकीर्णित नहीं कर पाता। तो क्या हुआ, जो चंद्रमा से प्रकाश आ रहा था, जो पहले बचा हुआ था, तो उसमें से नीला रंग तो प्रकीर्णित हो गया, लाल रंग प्रकीर्णित नहीं हो पाया। और रिफ्रैक्शन की वजह से एक तो वो प्रकीर्णित नहीं हुआ, मतलब फैला नहीं, लेकिन कुछ कुछ तो फैला हुआ था, लेकिन रिफ्रैक्शन की वजह से उसे बेंड कर दिया, रिफ्रैक्शन ने उसे मोड़ दिया और वो चंद्रमा की ओर ही मुड़ गया। मतलब अब वो चंद्रमा की ओर सारा लाल प्रकाश मुड़ गया, तो हमें चंद्रमा किस कलर का दिखाई दे रहा है, लाल रंग का दिखाई दे रहा है। तो 3 मार्च को आज ही के दिन हमारा लगा है पूर्ण चंद्र ग्रहण, भारत में दिखाई दे रहा है, ज्यादातर नदर्न साइड में है ना, नदर्न इंडिया में ये दिखाई दे रहा है, ठीक। और होली के साथ कोइंसाइड कर रहा है, ठीक है, 3 तारीख को होली है और इसके साथ इसने कोइंसाइड किया है, मतलब कि ऐसा 100 साल बाद हुआ है कि होली के त्यौहार के दिन जो है पूर्ण चंद्र ग्रहण लग रहा है। तो उम्मीद करती हूँ चंद्र ग्रहण का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। तो चंद्र ग्रहण कब लगता है, तो ये आपसे इस तरह का क्वेश्चन पहले पूछा गया है, तो आपको ध्यान रखना है जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में कौन आ जाएगी, पृथ्वी आ जाएगी, तब लगेगा हमारा पूर्ण चंद्र ग्रहण या चंद्र ग्रहण, ठीक है। हर महीने क्यों नहीं दिखता, क्योंकि जो मून की ऑर्बिट है, चंद्रमा की ऑर्बिट है, वो पृथ्वी की कक्षा से थोड़ी सी झुकी हुई है, 5 डिग्री झुकी हुई है। तीसरा है, इसे ब्लड मून क्यों कहते हैं। कब होता है ब्लड मून, तो जब पूरा चंद्रमा पृथ्वी के अम्बरा से गुजरता है ना, तो पूर्ण चंद्र ग्रहण लगेगा और उस स्थिति में हमें ब्लड मून दिखाई देगा। तो आंसर बनेगा बी। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है गिचक नकाना, ठीक है। तो एक नई जीनस की एक फिश डिस्कवर की है, जो साइंटिस्ट है उन्होंने, तो उसका नाम है ये गिचक नकाना। क्या है ये, सबटेरेनियन फिश है, मतलब अंडरग्राउंड फिश है, मतलब बहुत डीप वाटर में रहती है, ठीक। कहाँ पे, एक्वेफर्स में, तालाबों में और कुओं में, ठीक है। तो बहुत डीप वाटर में रहती है, एक्वेफर ड्वेलिंग फिश कहते हैं या फ्रेटोबायोटिक फिश कहते हैं इसे। इस प्रजाति का मिलना जो है वो थोड़ा सा अनयूजुअल माना जा रहा है। क्यों, क्योंकि इसमें स्कल रूफ नहीं है, ठीक है। मतलब देखिए, जैसे जो हमारा ब्रेन है, ब्रेन को प्रोटेक्ट करने के लिए आपकी जो खोपड़ी है, स्कल है ना, ताकि कभी चोट लगे तो ब्रेन तक ना पहुंचे, पहले सिर पे लगे, ठीक। लेकिन ये जो फिश है इसमें ये स्कल एब्सेंट है, ठीक है, स्कल नहीं है, केवल क्या है, जो मस्तिष्क है वो त्वचा से ही ढका हुआ है, स्किन से ही ढका हुआ है, ठीक। तो ये जो भूजल पे रहने वाली मछलियां होती हैं, ये क्या होती है, एक तो बहुत छोटी होती हैं, क्योंकि इन्हें बहुत ज़्यादा जो खाने की चीज़ें हैं वो नहीं मिल पाएंगी, है ना। ब्लाइंड होती हैं, ब्लाइंड क्यों होती है, क्योंकि रोशनी इन तक पहुंच ही नहीं पाती, है ना। तो इन्हें कुछ दिखता नहीं, तो जब दिखता नहीं लंबे समय तक, तो इनकी धीमे धीमे इनके देखने की क्षमता ही कमजोर है ना, दिखाई नहीं देता। पिगमेंटलेस है, मतलब कि इनमें जो वर्ण है, मतलब रंग है, वो भी नहीं होते ज़्यादा, ठीक है। तो बस आपको थोड़ा सा नाम का आइडिया होना चाहिए, कहाँ से मिली है। नाम इसका गिचक नकाना क्यों पड़ा है, क्योंकि गिचक का मतलब है रेड मेघालय या असमी भाषा में, और नकाना का अर्थ है ब्लाइंड फिश, तो वहाँ से इसका नाम पड़ा है गिचक नकाना, ठीक है। एक्वेफर में मिली है ये, कौन से एक्वेफर में, जो ब्रह्मपुत्र वैली असम में, तो वहाँ पे जो शिलोंग का पठार है वहाँ पे तलहटी में इसको देखा गया है, ठीक। तो हमसे क्या क्वेश्चन बन सकता है, बहुत आसान सा क्वेश्चन ही बनेगा कि कहाँ, एक तो ये बन सकता है कि हाल ही में गिचक नकाना चर्चा में रहा है, ये कौन है, क्या है ना। तो एक फिश है जो भूजल में रहती है, ग्राउंड वाटर में रहती है, और
कहाँ पर मिली है हमें ये, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है तो असम में मिली है, ठीक है। इसके अलावा और क्या पूछ सकता है कि इस तरह की जो सबटेरेनियन फिशेज हैं उनकी जो विशेषताएं क्या हैं, तो ब्लाइंडनेस विशेषताएं, हाँ तो ठीक है, पिगमेंट नहीं है, ये भी ठीक है, और अडेप्टेशन टू अंडरग्राउंड एक्वेटिक हैबिटेट, मतलब कि वो अपने को भूमिगत जलीय आवास के अनुकूल ही ढाल लेती हैं, तो ये बात सही है। हमने देखा कि जैसे ब्लाइंडनेस है ना, ये भी एक तरह का अनुकूलन ही है, तो तीनों ही जो हमारे पॉइंट हैं वो सही हैं, तो आंसर बनेगा हमारा डी 1 2 3। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है चीता लाए गए हैं कूनो नेशनल पार्क में, कहाँ से, बोत्सवाना से, ठीक है। अफ्रीका के बोत्सवाना से 9 चीते लाए गए हैं, 6 फीमेल हैं 3 मेल हैं। कहाँ पे लेकर आया गया है इन्हें, मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में, ठीक है। इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि पहली बार बोत्सवाना से चीते लाए गए हैं। इससे पहले जो हम चीते लाए थे, आपको ध्यान होगा, सबसे पहले हम नामीबिया से लेके आए थे 2022 में, और फिर 2023 में हम लाए हैं साउथ अफ्रीका से, ठीक है। तो तीसरी बार अब बोत्सवाना से हमने 9 चीते लिए हैं। तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक फिर से काम का हो गया है। अब हमारे भारत में चीते कितने हो गए हैं, 48 चीता हैं टोटल। किसके द्वारा आए हैं, तो IAF का एक C-17 ग्लोबमास्टर एयरक्राफ्ट है, उससे इन्हें लाया गया है, ठीक। कूनो नेशनल पार्क में इनको भेजा गया है, और 3 चीतों को गांधी सागर सेंचुरी में, है ना, MP की ही है, तो MP की ही साइट है गांधी सागर सेंचुरी। क्योंकि एक्चुअली क्या है कि हम एक ही जगह पे बहुत ज़्यादा चीते नहीं रख सकते, है ना, क्योंकि ओवर कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा। हमारे पास जो उनका प्रे है, मतलब शिकार है, वो तो सीमित है, एरिया सीमित है, तो अगर हम बहुत सारे चीतों को एक ही जगह पे भर देंगे तो उनमें शिकार के लिए कंपटीशन होने लगेगा, है ना। तो ये कंपटीशन उनके सर्वाइवल के लिए अच्छा नहीं है अभी, एटलीस्ट इन इनिशियल फेज, है ना। तो इसके लिए सरकार चाह रही है कि हम ऐसे ही कुछ और हैबिटेट विकसित करें। तो गांधी सागर सेंचुरी MP में ही है, सेम वैसा ही उसका जो क्लाइमेट है बिल्कुल कूनो नेशनल पार्क जैसा ही है। तो वहाँ पर इनको 3 चीता को एज अ पायलट प्रोजेक्ट की तरह इंट्रोड्यूस किया गया है। तो चीता के बारे में कौन से चीते लाए हैं हम, ये देखो, आपको एक इंटरेस्टिंग सी बात ध्यान में रखनी है। जो चीता है जो इंडिया में पाया जाता है ना, पाया जाता था, ठीक, वो था एशियन चीता, ठीक है। एशियन चीता की प्रजाति थी, इंडिया में पाई जाती थी। 1952 के बाद उसे नहीं देखा गया, तो 1952 से ही एक्सटिंक्ट हो गई थी। आपको ध्यान होगा, आपने कहीं पढ़ा होगा कि जो अंग्रेज होते थे, ब्रिटिश या राजे महाराजे, वो इन चीतों का शिकार करते थे, है ना। तो 1952 से ही विलुप्त हो गई थी। अब सरकार ने चाहा कि नहीं, इन्हें वापस से भारत में इंट्रोड्यूस किया जाए। ऑल जो 5 बिग कैट्स हैं वो हमारे इंडिया में पाई जानी चाहिए, बाकी की 4 तो हैं लेकिन चीते नहीं थे। तो हमने चीतों को आयात करने की योजना बनाई। पहले हमारे जैसे चीते पता है कहाँ मिलते हैं, एशियाटिक चीते मिलते हैं ईरान में, ठीक, लेकिन वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड हैं, वो हार्डली कुछ ही संख्या में मौजूद हैं। तो हम जब हम उन्हें ईरान के क्लाइमेट से इंडिया के क्लाइमेट में लेके आएंगे तो उसमें कुछ रिस्क है ना। हो सकता है कि वो यहाँ पे अडॉप्ट नहीं कर पाएँ और ना जिए, क्योंकि जैसे हमने अभी भी देखा कि जो अफ्रीका से आए थे, ऐसा नहीं है कि सारे के सारे चीते जीवित रहे, ठीक है। तो लेकिन वहाँ पे अफ्रीका वाली प्रजाति बहुत ज़्यादा है, तो हम वहाँ रिस्क ले सकते हैं, है ना। ईरान के वाली जो प्रजाति है एशियाटिक चीतों की, उनके साथ हम रिस्क नहीं ले सकते थे। तो अभी जो हमारे यहाँ जो चीते आए हैं वो अफ्रीका से आए हैं, ठीक, लेकिन अफ्रीका के चीते हमारे नेटिव नहीं हैं। नेटिव कौन से वाले हैं, एशिया वाले हैं। तो ये जो अफ्रीका वाले चीते हैं ये वल्नरेबल हैं IUCN की लिस्ट में। अब अगर हम इन दोनों की तुलना देखें, एशियाई चीतों और अफ्रीकन चीतों की, तो जो एशियाई चीते हैं वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड हैं, हार्डली 40-50 ही बचे हैं, ठीक है। और जो अफ्रीकन चीते हैं वो वल्नरेबल हैं, लेकिन काफ़ी संख्या में मौजूद हैं, 6,500-7 हज़ार के करीब मौजूद हैं। एशियाटिक चीते अभी कहाँ पर हैं, ईरान में हैं, जैसा मैंने आपको बताया। और ये वाले जो हैं जो अफ्रीकन चीते हैं ये सदर्न, ईस्टर्न, नॉर्थ वेस्टर्न अफ्रीका में हैं, मतलब पूरे अफ्रीका में कहीं कहीं ये हमें देखने को मिल रहे हैं। जो हमारा एशियाटिक चीता है वो थोड़ा सा छोटा होता है, पतला होता है, ठीक है, और उसकी जो नेक है वो पावरफुल होती है। लेकिन जो अफ्रीका का चीता है वो थोड़ा बड़ा है, वो मजबूत है, और उसका सिर ज़्यादा बड़ा होता है ना, कंपेयर टू आवर एशियाटिक टाइगर, सॉरी एशियाटिक चीता। जो फर है उसका, है ना, थोड़ा सा हल्का भूरा होता है, और जो
जो अफ्रीका वाला है उसका गोल्डन येलो होता है, थोड़ा सा ब्राइट होता है, ठीक। हैबिटेट, जो अफ्रीका का चीता है वो सवाना ग्रासलैंड्स में रहता है ना, और जो एशियाटिक वाला है वो ज़्यादातर माउंटेन डेजर्ट इन इलाकों में रहता है, ठीक है। हमारे यहाँ का नेटिव कौन सा था, एशिया वाला, और जो नॉन नेटिव है वो अफ्रीका वाला है, लेकिन उसे ही कोनों में लाया गया है, ओके। तो नेक्स्ट आपसे पूछ लेगा कि बोत्सवाना से चीते कहाँ पर आए हैं, तो कुनो नेशनल पार्क में। और क्या पूछ सकता है कि जो चीता का ट्रांसलोकेशन प्रोजेक्ट है उसके बारे में, कि पहली बार नामीबिया से आए थे, ठीक है, दूसरी बार साउथ अफ्रीका से आए थे, तीसरी बार बोत्सवाना से, बिल्कुल ठीक है। तो आंसर हमारा बनेगा D 1 2 3। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ग्रैंड यूथोपियन रेनेसा डैम, ठीक है, GERD। बस हल्का सा आइडिया होना चाहिए कि आपसे पूछ लिया जाए कि कहाँ पर है, तो ग्रैंड इथोपियन रेनेसा डैम, तो आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि इथोपिया में तो ऑब्वियसली होगा ही, है ना, और उसके आसपास के कौन से देश हैं जो इस पे ऑब्जेक्शन क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए सितंबर 2025 में इनॉग्रेशन हुआ, मार्च तक ये 90% तक ऑपरेट कर चुका है, ठीक है। तो रिसेंटली चर्चा में क्यों रहा, हम इसे क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि जो इजिप्ट और ईरान हैं उन्होंने भाई UN सिक्योरिटी काउंसिल में इथोपिया के खिलाफ क्या कर दिया है, एक जॉइंट स्टेटमेंट दिया है कि ये जो डैम है ये यूनिलैटरल ऑपरेशन है और इससे हमारे जीवन पे संकट है, हमारे इन देशों के अस्तित्व पे संकट है, ठीक है। तो और ये बता रहा है, इसमें ये भी कहा गया कि जो इथोपिया है वो इंटरनेशनल लॉ का उल्लंघन कर रहा है, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन कर रहा है। तो ये अगेन पॉलिटिकल जो भी बातें हैं ना वो हमारे काम की नहीं, लेकिन पॉलिटिकल बातों की वजह से जो चीज़ें चर्चा में आ जाती हैं ना, जैसे अभी हमने नतांज फैसिलिटी देखी थी तो वो चर्चा में आ गई, तो वो चीज़ें हमारे काम की हैं। तो हमें ये पता होना चाहिए कि इथोपिया में तो है ही, लेकिन कौन सी नदी पर बना है, तो ब्लू नाइल, ठीक है। तो ब्लू नाइल या ब्लू नील, नील कहते हैं इसे, उस पर बना है। अफ्रीका का सबसे बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, ठीक है। और ये ब्लू नाइल कहाँ से ओरिजिनेट होती है ये भी पूछा जा सकता है आपसे, ये तो फैक्ट है ना, वनडे एग्जाम PCS में पूछा जाता है कि ब्लू नाइल कहाँ से निकलती है, तो ओरिजिन होती है तो लेक टाना से, ठीक है, तो वो ध्यान रखना है। और फिर ये जो हमारी नील नदी है ना, नाइल रिवर है, तो ब्लू नाइल और वाइट नाइल को मिलके नाइल रिवर बनती है। तो ये कहाँ पे मिलती हैं दोनों, तो सूडान में मिलती हैं, खार्तूम में, ठीक। डिस्प्यूटेड है रिपेरियन राइट्स को लेके, आपने देखा है कि देश झगड़ते रहे हैं, है ना। तो जो इजिप्ट है वो बहुत डिपेंडेंट है इसके पानी पे, नील नदी के पानी पे, इवन सूडान भी, ठीक है। तो अगर ऐसे में उस पर रिवर जो डैम है वो बनाया जाएगा तो इन दोनों देशों को तो परेशानी होगी। वो कह रहे हैं कि हमारी जो नील नदी की ट्रीटी है, संधियाँ हैं, उनका उल्लंघन है, लेकिन जो हमारा इथोपिया है वो कहता है कि नहीं, हम तो इन संधियों को कॉलोनियल एरा की हैं, मानते ही नहीं, ठीक है। यहाँ हम इसका मैप देख लेते हैं। तो हमने देखा ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका पे है इथोपिया, यहाँ पर है ये टाना लेक, ये लेक टाना, इससे निकल रही है ये ब्लू नाइल, ठीक है। कहाँ पे जा रही है, ये है हमारा सूडान में ये यहाँ पे मिली, तो ये कौन सी जगह है, खार्तूम। किससे मिली है, वाइट नाइल से, ठीक। फिर ये आगे बढ़ती है नदी और यहाँ पर इजिप्ट से होते हुए ये कहाँ चली जाती है, भूमध्य सागर में चली जाती है। एक और डैम यहाँ पे चर्चा में है, उसको भी ध्यान रखना है, आसवान डैम। कहाँ पर है, नील नदी पे बना हुआ है, इजिप्ट में। तो आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यूथोपियन डैम कहाँ पर बना है, तो नील नदी पे, ब्लू नाइल। एंड और क्या क्वेश्चन बन सकता है कि हाँ, स्टेटमेंट वाला आ सकता है कि हाँ ब्लू नाइल पे बना है, ठीक है। लेक विक्टोरिया लार्जेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है अफ्रीका का, तो ये भी ठीक है। और लेक विक्टोरिया से होकर ओरिजिन होता है, तो नहीं। कौन सी लेक बताई थी मैंने अभी आपको, टाना, ठीक है। तो थर्ड स्टेटमेंट गलत है, पहले दोनों सही हैं, तो आंसर हमारा बनेगा A। और आज का लास्ट टॉपिक है हमारा कि एप्स्टीन बार वायरस, है ना। एप्स्टीन फाइल्स तो काफ़ी आपने सुनी होंगी मे बी, लेकिन आज हम पढ़ेंगे एप्स्टीन बार वायरस। इसमें क्या हुआ है, ये चर्चा में क्यों आ गया है कि जो साइंटिस्ट हैं, है ना, उन्होंने एक ऐसे पहली बार ऐसे
आनुवंशिक रूप से एक एंटीबॉडी विकसित की है जो एप्स्टीन वायरस है उसको हमारे शरीर में प्रवेश करने से रोकती है। ठीक है, हम ये एप्स्टीन वायरस कहाँ पे हिट करता है, हमारे कहाँ पे अटैक करता है, बी सेल्स में। ठीक, तो वहाँ पे इसे अटैक करने से रोकती है। इस वायरस का क्या नाम है, तो ह्यूमन गामा हर्पीस वायरस इसे कहते हैं, HHV वायरस 4। ठीक है, और हर्पीस फैमिली से बिलोंग करता है, DNA वायरस है, डबल स्ट्रैंडेड DNA वायरस है और ज़्यादातर मतलब कॉमन वायरस है। लगभग 95% जो जनता है विश्व की वो इससे प्रभावित होती है। ठीक, कैसे जाता है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, तो सलाइवा के थ्रू जाता है और अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रहा है, ऑर्गन ट्रांसप्लांट हो रहा है, मतलब संक्रमण एक से दूसरे की ओर संक्रमण होता है, फैलता है। ठीक है, क्या रहता है कि बॉडी के अंदर चला गया तो एकदम ऐसे डोरमेंट स्थिति में रहेगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके अंदर कोई वायरस है। लेकिन आपने देखा होगा कि कई बार ऐसे होता है, स्ट्रेस की स्थिति आती है तो हम और बीमार होते चले जाते हैं, है ना, कि हमें कोई मानसिक परेशानी है तो उसके प्रभाव हमारे शरीर पे दिखने लगते हैं कि हमें कोई चिंता है, कोई टेंशन है तो हमें फीवर होने लगेगा, है ना, हम वीकनेस फील करने लगेंगे। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो हमारी बॉडी का वायरस है वो ऐसे तनाव वाली स्थिति में एक्टिव हो जाता है ना, वापस से रिएक्टिव हो जाता है और फिर से हमारे इम्यून सिस्टम को जो है परेशान करता है। तो आप इस वायरस को एकदम जो ब्रिटिशर्स थे उनकी तरह समझ सकते हैं कि वो भारत में आए, शांति से बैठे रहे, उन्होंने इंतजार किया कि जो भारत का जो सत्ता है वो वीक हो जाए तब हम उस पर अटैक करेंगे, है ना। तो सेम ऐसी जो एप्स्टीन वायरस है वो हमारे शरीर के अंदर जाता है, शांत बैठा रहता है, डोरमेंट बैठा रहता है। जैसे ही स्ट्रेस की स्थिति आती है और हमारा इम्यून सिस्टम कमज़ोर होने लगता है, उस समय पे ये क्या हो जाता है, फिर से सक्रिय हो जाता है और फिर हमें बीमार करता है। क्वेश्चन क्या बन सकता है, डबल स्ट्रैंडेड DNA वायरस है, सही है। हर्पीस विरिडे फैमिली से बिलोंग करता है, ये भी सही है। और इट इन्फेक्ट्स ओनली अ स्मॉल फ्रैक्शन, तो हमने देखा नहीं, 95% लोगों को प्रभावित करता है, तो ये गलत है। आंसर बनेगा A 1 और 2। दूसरा है कि एप्स्टीन बार वायरस कहाँ से प्रवेश करता है ह्यूमन सेल्स में, तो बी सेल्स से। ठीक है, तो बी कोशिकाएं, बीटा कोशिकाएं आपको ध्यान रखनी है, वहाँ से ये शरीर में प्रवेश करता है। तो ये था हमारा लास्ट टॉपिक। आज के कल का करंट अफेयर्स आपको नहीं मिलेगा, कल होली है, अच्छे से होली एंजॉय कीजिए आप, और होली की आप सभी को काफ़ी शुभकामनाएं। अब हम मिलेंगे 5 तारीख को 5 तारीख के करंट अफेयर्स के साथ। आप मुझे बताइए कि आपको ये आज का लेक्चर कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, कोई सुझाव हो मुझे सुझाव दीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।